हेलो स्टूडेंट, दिस इज अवर चैनल प्रगति विजन। आज हम इस वीडियो में NIOS स्टूडेंट के लिए उनकी बुक पेंटिंग बुक के फर्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कला का इतिहास आखिर है क्या। कला जो कि आर्ट है, आर्ट का जो इतिहास है आज से ही नहीं काफ़ी वर्ष पहले से ही रहा है। उसका विकास धीरे धीरे हुआ है समय के साथ साथ। तो हम जानेंगे कि किस तरीके से उसका विकास हुआ है इस चैप्टर के माध्यम से। इस चैप्टर के नाम को पहले समझेंगे। चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। आपको देखते ही पता चल गया होगा कि किस तरीके से इसमें डेट उल्टी लिखी गई है। जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, ईसा पूर्व माने ईसा मसीह के जन्म से पहले कि जितनी भी डेट थी वो सारी की सारी उल्टी चला करती थी। जैसे 10, 9, 8, 7 इस तरीके से चला करती थी और जैसे ही उनका जन्म हो जाता है वैसे आपकी डेट सीधी हो गई। ठीक है, तो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो टाइम है, आपका टाइम पीरियड है, उस समय जो कला का इतिहास है, किस तरीके से कला का विकास हुआ। कला में आर्ट आ जाती है, जिस तरीके से मूर्ति बनाते हैं, हाथों से चीज़ें बनाई जाती हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, पेंटिंग्स होती हैं कई तरह की, उसकी जानकारी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी आने वाली वीडियो में भी आपको इसकी और भी नॉलेज मिलेगी। पूरी बुक ही आपकी पेंटिंग पर है, तो जिसे भी इतिहास में कला के बारे में नॉलेज लेनी है तो फ़र्क नहीं पड़ता है किसकी बुक है, किस स्कूल से रिलेटेड है, बस उन्हें ज्ञान चाहिए होता है। कला का अगर इतिहास आपको जानना है तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम मूल्यांकन करेंगे किस तरीके से पहले के समय में और आज के समय में डिफरेंस आ चुका है और किस तरीके से इसका विकास हुआ, कहाँ से स्टार्टिंग हुई इसके विकास होने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को और आप अच्छे से समझेंगे। और यदि आपको समझ ना आए या फिर जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी तक सिंधु घाटी सभ्यता और मौर्य वंशकाल तक कला एवं हस्तकला का धीरे धीरे प्रगति होती है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो टाइम पीरियड दे रखा है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता और मौर्य काल के वंश के बारे में जानकारी दी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु घाटी नदी के पास बसी हुई एक सभ्यता थी जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता नाम केवल इसलिए पड़ा क्योंकि जब उसकी खोज हुई तो वो हड़प्पा ही नगर थी जहाँ पे इस सभ्यता की खोज हुई, तो हड़प्पा नाम पड़ गया, तो उसे हड़प्पा युग भी कहा जाता है। ठीक है, तो उस समय किस तरीके से कला का विकास हुआ और फिर कहाँ तक मौर्य वंश के जो काल तक किस तरीके से कला में किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट होती है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उस समय आपकी जो हस्तकला पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। हाथों से बनाई हुई चीज़ें जैसे बर्तन हो गए या फिर छोटी मूर्तियाँ अगर बन रही थी तो इतनी हाई क्वालिटी की मूर्तियाँ नहीं थी, मगर फिर भी उनका विकास हो रहा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा युग में उच्च कोटि के कलाकार थे। हड़प्पा जो आपका युग है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता में माना जाता है उसमें लोग भी रहा करते थे, लोग ही रहा करेंगे तभी तो वो नगर बना है। ठीक है, तो उसमें जो कलाकार थे वो उच्च कोटि के थे। कहने का तात्पर्य ये है, बेसिक सा सिनेरियो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो उस समय के कलाकार थे उन्होंने किसी से सीखा नहीं था। ठीक है, वो खुद ही अपनी नॉलेज के मुताबिक, खुद ही अपने स्किल्स के मुताबिक उन्होंने धीरे धीरे विकास किया। ठीक है, और उन्होंने नई नई चीज़ों का आविष्कार किया। ठीक है, आविष्कार जैसे होता है उस तरीके से उन्होंने काम किया। जब आपका टाइम पीरियड आगे की ओर बढ़ता है तो मौर्य युग के कलाकारों ने भारतीय कला के इतिहास में नए युग का सूत्रपात किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हड़प्पा युग आपका समाप्त होता है तो फिर मौर्य युग चालू होता है। तो उस समय के जो कलाकार थे उन्होंने थोड़ा और विकास किया। ठीक है, इतिहास में उनका जो रोल है उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो जो मौर्य युग है आपका वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक लगभग रहा है। ठीक है, इस काल के बीच में आपके चंद्रगुप्त मौर्य राजा आए हैं, उनके जो पुत्र हैं वो बिंदुसार आए हैं और उनके जो पुत्र हैं वो अशोका है। ठीक है, तो मौर्य युग में जो अशोका का युग है, अशोका के युग की कला में कुछ अलग ही परिवर्तन देखने को मिले। कुछ हाई क्वालिटी के जो पहले के मुताबिक जो हड़प्पा युग में जो आपकी कला का जो विकास हुआ था, या फिर मैं कह दूं चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी इतना विकास नहीं हुआ था, मगर अशोक के युग में कला के विकास के अलग ही नमूने सामने आए। ठीक है, तो पढ़ते हैं। अशोक युग में कला के उच्च स्तरीय नमूने के स्तंभ भारतीय कला के विशाल धरोहर है। अशोक के युग में आपको बताया जाता है, स्तंभ का मतलब ये होता है किस तरीके से वो पिलर्स बना दिया करते थे, मतलब खंबे टाइप हुआ करते थे और उसमें कोशिश करते थे नक्काशी करने की और अलग अलग आकृतियां बनाने की, ताकि उस समय की जो धरोहर हुआ करती है या फिर उन राजाओं को याद करने की जो प्रतिमा है उन चीज़ों का विकास हो सके। ठीक है, तो उस युग के तकनीकी दृष्टि उच्च स्तरीय कला के साथ साथ आम व्यक्ति
के द्वारा अभिव्यक्ति की प्रथा एवं कला की अभिव्यक्ति के नमूने देवी की विभिन्न मूर्ति के रूप में उपलब्ध है। कहने का तात्पर्य ये है, आप बहुत बेसिक चीज़ें समझिए इसको, कि जब पहले विकास हुआ तो उन चीज़ों का विकास केवल कला के रूप में किया जा रहा था, मगर जब अशोक युग आता है उस समय जो कलाकार थे उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति मतलब अपनी सोच को, अपने विचार को, उस समय के प्रथा को, कला को उन्होंने अपने कला में डालने की कोशिश करी। ठीक है, उन्हें समझाने की मतलब कि आगे के समय में किस तरीके से उनके बारे में लोग जान सकेंगे, उनके बारे में अच्छे से पहचान सकेंगे। अपनी कला को उन्होंने स्तंभ में या मूर्तियों में डालने की कोशिश करी ताकि उनके वंश को याद किया जा सके। ठीक है, अलग ही वंश का एक रूप देखने को मिलता है। ठीक है, मौर्य वंश राजाओं के उपरांत जब संगा वंशियों ने राजकीय शक्ति ग्रहण की तो उन्हीं के वस्तुकाल के सर्वोत्तम उदाहरण मध्य प्रदेश में स्थित सांची में देखने को मिलते हैं। आपको बता दूं, संगा जो युग है वो आपके मौर्य युग के बाद है। कम से कम लगभग आपको बता दूं कि 1809 से 1528 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल माना जाता है। संगा युग में भी आपके कलाकार जो थे वो आकृतियां बनाते थे। ठीक है, मौर्य वंश के राजाओं के उपरांत उनके बाद संगा वंशियों, जो संगा के वंश थे, वंशज थे, जो राजा महाराजा थे, उन्हें राजकीय शक्तियों के ग्रहण की, उनको राजा का पद मिला, राजा की पदवी मिली उनको, उन्होंने राज जो शासन था वो संभाला। उसी वस्तुकाल के सर्वोत्तम उदाहरण मध्य प्रदेश आपको पता है आपका ही एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या है, आपको पता है भोपाल है। और यदि आपको राज्य राजधानियों की नॉलेज नहीं है इतनी, आप चाहते हैं कि इसकी पे भी एक वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन पे इसमें कमेंट कीजिए और जल्द ही आपको फिर इसकी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश स्थित सांची में देखने को मिलती है। सांची का जो स्तूप है मतलब वो भी स्तंभ टाइप ही है। ठीक है, सांची का स्तूप भी आपके मौर्य जो वंशज का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। उसको याद करने के लिए उसके जो इतिहास में जो उसका एक रोल है सांची के स्तूप का, वो एक अनोखा ही है। आप इसको सर्च कीजिए, अभी तक इसमें काफ़ी मैंने ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है सांची का स्तूप। इतने अच्छे कलाकारों ने इसका निर्माण किया है और इतने अच्छे हाई क्वालिटी की चीज़ों से इसका निर्माण किया है। सांची का जो स्तूप है एक ऐसा स्तंभ है जिसके अंदर अलग अलग आकृतियाँ बनाई गई हैं अपनी बातों को समझाने के लिए। उसमें कई सारे जानवर और पशु पक्षियाँ भी बनाए गए हैं ताकि उसमें अलग अलग प्रतीकों का यूज़ किया जा सके और उनके भाव है वो उन्होंने समझाने की कोशिश करी अपने माध्यम से। ठीक है, आगे देखते हैं। देश के बाहर से आए कुछ कुषाण शासकों ने कला के प्रतीक में बड़ा सहयोग दिया। अब ये कुषाण शासक कौन होते हैं? कुषाण से तात्पर्य है जिन्होंने पत्थरों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना सिखाया। ठीक है, पत्थरों के यूज़ करने से मतलब उसकी आकृतियों में किस तरीके से आप पॉलिश लाते हैं, किस तरीके से पत्थरों का हम लोगों को ज्ञान होता है, अलग अलग पत्थर होते हैं। ठीक है, तो कुषाण शासक जो होते हैं उनकी कला उस काल में कला की अलग ही प्रतिमा सामने आई, उन्होंने अलग ही सहयोग दिया। ठीक है, इसी युग में पहली बार वस्तुकला में प्रतिमाओं के निर्माण कार्य की प्रगति देखी गई। वस्तुओं में मैंने कि आपको बताया जा रहा है कि इस समय जो कला थी वो वस्तुओं के रूप में सामने आने लग गई। ठीक है, अलग अलग वस्तुएं बनना चालू हो गई। वस्तु से आप समझ सकते हैं कि अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बता दूं आपके समय कुषाण युग के समय जो पत्थर का निर्माण, जो पत्थर का यूज़ करना सिखाया जाता है, उस समय आपको जो घर आपके जो घर हुआ करते थे वो काफ़ी मजबूत और टिकाऊ बनना चालू हो चुके थे कुषाण युग के समय। भारतीय कला के इतिहास में गुप्तकालीन युग को स्वर्ण युग कहा गया है। स्वर्ण युग, स्वर्ण युग से क्या तात्पर्य है? स्वर्ण मतलब सोना, कुछ ऐसा सुनहरा अवसर या सुनहरा समय, युग मतलब समय होता है, उस समय का जो काल चल रहा था वो सुनहरा था, काफ़ी अनोखा था। कहने का तात्पर्य है कि जो आपके कला के क्षेत्र में, कला मतलब आर्ट के क्षेत्र में आपके गुप्तकालीन युग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुकी थी। आपके जो कला के क्षेत्र में जो मूर्तियों की जो क्वालिटी थी, या फिर मैं कहूँ कि अलग अलग जो आकृतियाँ बनाई जाती थी, जिस तरीके से कला का इम्प्रूवमेंट हो रहा था वो काफ़ी चरम बिंदु पे पहुँच चुका था। ठीक है, तो इसलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसी युग में मानवीय आकृतियों के प्रस्तुतिकरण में सुधार आया। मानवीय आकृतियाँ, जिस तरीके से मूर्तियों का निर्माण होता है, मूर्तियों की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, आज तो आपने देखा होगा किस तरीके से स्टैचू बना दिया जाता है, बिल्कुल ही जो इंसान जैसा दिखता है वैसे स्टैचू तैयार कर दिया जाता है। मगर उस समय जब टेक्नोलॉजी नहीं थी और तब आपके कला में इम्प्रूवमेंट होना ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अनोखा था। ठीक है, तो आपको बताया था स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता था गुप्तकालीन युग में कि जो मानव की जो आकृतियाँ थी
उस समय काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया था, काफ़ी छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं काफ़ी दिखना चालू हो गई थी, लेआत्मक थी, मतलब काफ़ी उसमें ले आ चुका था। मूर्तियों को बिल्कुल ऐसे स्टैब्लिश कर दिया था कि हाँ ये मूर्ति है, और कुछ भी आकृति दे दी जाती थी कि हाँ बस ये समझ लो कि ये मूर्ति है, ठीक है। मगर स्वर्ण युग में आपकी आकृतियों में चिन्ह दिखने लग गए थे, पहचान में आने लग गई थी कि हाँ ये आखिर ये मूर्ति है किसकी। मथुरा, सारनाथ, उज्जैन, अहिछात्र तथा कुछ अन्य नगर इस युग में गुप्तकालीन युग में के काल के मुख्य कला केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। तो आपकी जो तीन आपके ये नगर आए हैं, मथुरा आया है, ये सारनाथ आया, ये उज्जैन आया, एक ऐसे नगर थे जहाँ पे कला का सबसे बड़ा नमूना देखने को मिला है, ठीक है। इधर के जो लोग थे वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, जिन्होंने मानवीय आकृति के प्रस्तुतिकरण में काफ़ी सुधार किया। प्रस्तुतिकरण मतलब कि उनको दिखाने में, अपनी जो कला को एक तरीके से एक आकृति देने में काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने काम किया। गुप्तकालीन युग को आप भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी कि स्वर्ण युग कहा जाता था, केवल और केवल इसलिए कि इस समय तक की जो कला थी वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट में आ चुकी थी, ठीक है। गुप्तकालीन, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन वस्तुकाल के नमूनों में कला, निपुणता, पूर्णता एवं कल्पना की शक्ति का अपूर्ण मिश्रण देखने को मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इधर मिलेगा देखने को, ठीक है। मैं आपको आने वाली वीडियो में इसके शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। आपको जो भी अगर इसमें दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में इसके आप कमेंट कर सकते हैं, और फिर आपको उस पर जल्द से जल्द वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको बता दूं कि गुप्तकालीन वस्तुकाल के नमूने, मतलब जिस तरीके से वो आकृतियां बनाया करते थे उसमें उनकी कला तो थी, उनके अंदर आर्ट तो था ही, निपुणता मतलब उनके अंदर एक ज्ञान का उच्च लेवल आ चुका था, उनके अंदर स्किल्स डेवलप हो गई थी, जो काम कर रहे थे उसके कामों में काफ़ी सफाई देखने को मिली थी। पूर्णता, जो उनकी जो फिनिशिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी अच्छे से दे रहे थे। वो कल्पना, उनकी जो इमेजिनेशन थी, जिस तरीके से अगर मैं कह रही हूँ कि अगर मुझे कुछ ड्रॉ करना है तो मुझे इसकी इमेजिनेशन, आपकी पावर अगर तेज़ होगी तो आप काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर सकेंगे। उस समय तक उनकी वो पावर काफ़ी चरम बिंदु पे थी, काफ़ी अच्छी थी, इसलिए वो काफ़ी अच्छे से जो मूर्ति का निर्माण कर पा रहे थे, या फिर कोई भी कला थी, कोई किसी भी चीज़ का अगर निर्माण करना था, काफ़ी अच्छे से देखने को मिल रहा था कि उनके अंदर कला, निपुणता, सक्षमता, कल्पना भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर लेते थे, और शक्ति का अपूर्ण मिश्रण था। ये पूरा मिश्रण था गुप्तकालीन युग। जिस तरीके से हड़प्पा काल में देखा गया, या मौर्य काल में देखा गया, संगम युग में देखा गया, संगा युग में देखा गया, तो इस काल में जो धीरे धीरे विकास हो रहा था अब ये चरम बिंदु पे पहुंच चुका था। निपुणता, पूर्णता, कल्पना शक्ति और जो उनकी इमेजिनेशन पावर थी काफ़ी उच्च लेवल की हो गई थी, इसलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। कि इस समय की जो जितनी भी कलाकृतियाँ थी काफ़ी खूबसूरत, और उनका जो चित्र था काफ़ी लगभग इतना लचीला हुआ करता था कि हाँ माना जा सकता है कि इस समय तक लोगों को काफ़ी नॉलेज हो चुकी थी कि आखिर कला किस तरीके की होती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इधर देखिए अब चालू होता है आपका नेक्स्ट पैरा। धार्मिक कलाओं में दैविक गुण देखने को मिलते हैं। धार्मिक कलाएं होती क्या हैं, जिसमें देवियों की, देवताओं की मूर्ति बनाने की कोशिश की जाती है, वो आपकी दैविक गुण होते हैं, ठीक है। और उसमें पूरी आपने ना कभी देवी देवताओं को देखा है, बिल्कुल इमेजिनेशन और आपकी जो श्रद्धा होती है उसके अकॉर्डिंग आप देवी देवताओं की गुणों के माध्यम से आप उन आकृतियों को बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसे दैविक गुण कहा गया है। दैविक गुण का मतलब जो इस आकृति को बनाने की कोशिश कर रहा है उसके अंदर वो दैविक गुण मौजूद है, तभी वो देवी देवताओं की मूर्ति बनाने में सक्षम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इधर कहा गया है गुप्तकालीन कला के मुख्य गुणों में होठों का थोड़ा सा टेढ़ापन, ठीक है, ये विशेषताएं आपकी चल रही। किस तरीके से जो स्वर्ण युग था, गुप्तकालीन युग था, उस समय जो आपकी जो कला, मूर्तियों की जो आकृतियां थी उनके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती थी। होठों पे उनका टेढ़ापन देखने को मिलता था, काफ़ी जैसे कि सुटेबल सीधा फेस, होठों का जो सीधा लुक होता है वो नहीं दे पाते थे, वो टेढ़ापन दे पाते थे, ठीक है। मूर्तियों की आकृति में गोलाई देखने को मिलती थी, ठीक है। मूर्तियाँ काफ़ी जैसे तीखा लुक जो होता है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्लिम ड्रीम इस तरीके से नहीं दे पाते थे, मगर फिर भी उनकी कोशिश ये थी, जो उनकी आकृतियाँ बनके तैयार हुआ करती थी, मूर्तियाँ बनके तैयार हुआ करती थी, काफ़ी गोलाई रूप में देखने को मिलती थी, ठीक है। आगे हम जो इसके जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें आपको आकृतियाँ बिल्कुल साफ क्लियर दिखेंगी, तो हम और भी अच्छे से डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसे आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। लकड़ी पर की गई खुदाई तथा सरलता प्रमुख है। आपको बताया जा रहा है जो लकड़ी पर जो खुदाई कर करके, मतलब कि लकड़ियों पे आकृति बनाने की कोशिश की गई है, पत्थर पर नक्काशी करने की कोशिश की गई है, तो ठीक है। तो सरलता प्रमुख है जो इस युग की विशेष पहचान बन गई। धार्मिक मूर्तियों के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता कलाकृति भी काफ़ी संख्या में पाई गई। तो इधर जो एक पॉइंट आया, इधर आपने एक वर्ड पढ़ा अभी इधर, धर्मनिरपेक्षता, तो हम पहले से समझेंगे। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य ये होता है किसी भी धर्म को ज़्यादा मान्यता ना देना,
सभी धर्म को सिमिलर समझना, समान समझना। तो धर्म के साथ साथ देवी मूर्तियों के साथ साथ कुछ ऐसी आकृतियाँ भी थी जिसमें सभी धर्मों के गुण देखने को मिले, काफ़ी सिमिलैरिटी मिली कि कोई भी धर्म एक दूसरे से अलग नहीं है। तो आप ये भी, इसका भी एक गुण है कि गुप्तकालीन काल के समय जो आपकी जो एक आकृति हुआ करती थी, जो एक कला का निर्माण था, उसमें धर्म निरपेक्षता की जो नींव है, जो कला के रूप में रखी गई, वो आपके गुप्तकालीन युग में रखी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी युग में अजंता के प्रसिद्ध चित्र बनाए गए। अब अजंता क्या है? अजंता एक गुफा है। क्या है? अजंता एक गुफा है जो कि महाराष्ट्र में, अब महाराष्ट्र आपका एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या है? मुंबई है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में अभी प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र में है। अगर आप जाके देखना चाहें तो काफ़ी अच्छी, या फिर आप इसमें गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। और आपको मैं बताऊं कि आपकी जो नॉलेज है, जो पढ़ाई है, जो आप ये पढ़ रहे हो, तो ये केवल और केवल अपनी नॉलेज इंप्रूवमेंट करने के लिए पढ़िए। खुद ब खुद आपके नंबर इंप्रूव हो जाएंगे। इसी युग में अजंता के प्रसिद्ध चित्र बनाए गए। चित्र तथा मूर्तियों के अतिरिक्त गुफाओं तथा मंदिर वास्तुकलाओं में काफ़ी उन्नति हुई कि इनके चित्र में, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि जो गुप्तकालीन युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, इस समय काफ़ी इम्प्रूवमेंट दी। तो इस युग में जो मंदिर की जो चीज़ें थी, जैसे कि देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाना, या फिर इसके अतिरिक्त जितने भी चित्र थे, काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी गई। आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश की उदयगिरी गुफाओं तथा नाचना व भुमरा में देखने को मिलती है। आपको ये जगह प्लेस के बारे में फिर बताया गया कि मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है, उदयगिरी जो प्रेजेंट टाइम आज का मध्य प्रदेश है, उधर उदयगिरी गुफाओं में नाचना भी एक प्लेस का नाम है, भुमरा भी एक प्लेस का नाम है। वहाँ पे भी कई कलाकृति है जहाँ पर काफ़ी अनोखे चित्र देखने को मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तु गुफाओं तथा मंदिर वास्तुकला का प्रारंभ था इसी काल में देखने को मिलता है। संक्षेप पढ़ने से पहले आपको बता दूं, इस काल के समय काफ़ी इम्प्रूवमेंट कला में देखने को मिली, गुप्त काल के समय। ठीक है, और इस समय आपके मंदिर, जिस तरीके से देवी देवताओं के जो गुण थे, जो कलाएं थी, वो आपको इसमें मिलती हैं। ठीक है, संक्षेप में पढ़ते हैं लास्ट में कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का प्रतिष्ठित युग माना जाता है। बहुत बेहतरीन इसका इतिहास रहा है गुप्त काल का। संक्षेप में हमने ये जान लिया कि गुप्त भारतीय इतिहास की जो प्रतिष्ठा युग है वो काफ़ी फेमस रहा है। हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, इस इंट्रो में, किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है, कला के जो इतिहास को देखने को मिला। हमें हड़प्पा युग हमने पढ़ा, हड़प्पा युग में आपके धीरे धीरे हस्तकलाओं का निर्माण हुआ। फिर आपने पढ़ा मौर्य वंश में अशोका के समय काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली, तकनीक देखने को मिली। उस समय के जो कलाकार थे काफ़ी अनुभवी बन चुके थे। मगर सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण युग आपका आता है जो कि गुप्तकालीन युग है, उस समय आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिली? कला मिली, निपुणता मिली, पूर्णतः उनके अंदर आखिर सारी स्किल्स आ चुकी थी, और उन्होंने मोस्ट ऑफ सारी स्किल्स आ चुकी थी कि उन्होंने अपने समय काफ़ी अच्छी आकृतियों का निर्माण किया। उन्होंने धर्म के आधार पर, उन्होंने कई धर्म निरपेक्षता के आधार पर, तो कई तरह की उन्होंने आकृतियों का निर्माण करना चालू करा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि अलग अलग जगहों पर अजंता की जो गुफा है वो महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में उदयगिरी गुफाओं में काफ़ी आपको आकृतियाँ देखने को मिल जाती है। आप इसे सर्च कीजिए, और सर्च करने के बाद आप देखिए, आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।